आचार्य चाणक्य जहां चंद्रगुप्त और नायक के साथ सिकंदर के खेमे में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे, वहीं मगध में राज दरबार लगते ही सेनापति भुजंग ने शक्टार को महाराज धनानंद के सामने पेश किया। शक्टार लोहे की मोटी मोटी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। वो बहुत कष्ट में थे। उनके शरीर पर खून के थक्के जम चुके थे। उनकी ऐसी हालत देख अमात्य मुस्कुरा रहे थे। वहीं शंभुनाथ को सुबह ही सूचना मिल चुकी थी कि शक्टार कैद से भागने के आरोप में बंदी बन चुके हैं। वो भी उन्हें देखकर हैरान थे। शक्टार बीच दरबार में सर झुकाए खड़े थे। महाराज धनानंद ने कहा, अमात्य, आज की कार्यवाही आरंभ करें। अमात्य अपनी जगह पर खड़े हुए और सभी को संबोधित करते हुए बोले, महाराज, यहां उपस्थित सभी मंत्रीगण और सभासदों, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि दरबार के बीचों बीच पेड़ियों में बंधे व्यक्ति हैं हमारे पूर्व रक्षा मंत्री शक्टार, जिन पर उनके कार्यकाल में यूनानी सैनिकों के साथ मिलकर मगध की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप था। उनका आरोप भी साबित हुआ था और उन्हें कारावास की सजा भी दी गई थी। वो एक पल के लिए रुके। उन्होंने एक नजर मंत्री शंभुनाथ की तरफ देखा और फिर आगे कहना शुरू किया। कल रात्रि मंत्री शक्टार को मगध के मुख्य द्वार पर सेनापति भुजंग ने गिरफ्तार किया, क्योंकि इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ कैद से भागने की कोशिश की थी। इनके साथियों ने हमारे कुछ सैनिकों की हत्या भी की है। मेरा महाराज से नम्र निवेदन है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी कैदी कैद से भागने की ना सोचे। ये सुनते ही महाराज धनानंद ने क्रोध में शक्टार की तरफ देखा और बोले, मंत्री शक्टार, क्या आप अपना दोष मानते हैं? शक्टार ने हल्की सी तिरछी नजरें करके शंभुनाथ की तरफ देखा और फिर चुपचाप सर झुकाकर खड़े हो गए। शंभुनाथ भी हैरान थे कि शक्टार ने उनकी तरफ क्यों देखा। उन्होंने मनी मन कहा, कहीं अमात्य ने मुझे फंसाने के लिए शक्टार को भगाने का षड्यंत्र तो नहीं रचा। वहीं शक्टार को ऐसे सर झुकाए देखे सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मंत्री शक्टार ऐसा कुछ कर सकते हैं। महाराज धनानंद ने एक बार फिर क्रोध में भरकर पूछा, शक्टार, तुम यूं चुप रहकर हमारा और हमारी राजसभा का अपमान कर रहे हो। तभी अमात्य बोल पड़े, महाराज, कदाचित मंत्री शक्टार ने यह चुप्पी इसलिए साधी है ताकि वो अपने साथ इस षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों को भी बचा सके। मुझे लगता है कि हमें जांच करनी चाहिए कि उनके साथ इस षड्यंत्र में और कौन कौन शामिल है, क्योंकि बाहर से कुछ लोगों का बिना किसी अंदरूनी मदद के सीधे कारागृह में प्रवेश कर जाना संभव नहीं है। अमात्य की बात सुनकर शक्टार लगभग चीखते हुए बोले, जांच की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अपना दोष स्वीकारता हूं। मुझे छुड़ाने आए लड़ाके मेरे ही आदमी थे। यह सुनते ही धनानंद की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने क्रोध में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुमने स्वयं अपना दोष स्वीकारा है। शक्टार, मैं मगध सम्राट धनानंद मगध के नियमानुसार अमात्य को यह आदेश देता हूं कि दोषी शक्टार को आने वाली पूर्णमासी को बीच नगर में सभी नगरवासियों के सामने मृत्युदंड दिया जाए। इतना कहकर धनानंद क्रोध में फुफकारते हुए वहां से चले गए। फैसला सुन अमात्य के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और शंभुनाथ के मुख पर चिंता। वहीं शक्टार ने अब उम्मीद ही छोड़ दी थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सेनापति उन्हें बेड़ियों में जकड़कर कैद खाने की तरफ लेकर चल दिए। एक और मगध में जहां अमात्य की चाल कामयाब हो चुकी थी, वहीं चाणक्य चंद्रगुप्त और नायक के साथ धीरे धीरे सिकंदर के खेमे की तरफ बढ़ रहे थे। अपना वेश बदले वो तीनों निर्जन रास्ते को पार करते हुए आखिरकार सिकंदर के खेमे के नजदीक की पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, जहां से उस जगह को देखना बहुत ही आसान था। जो ही चंद्रगुप्त की नजर वहां पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुप्तचरों को धोखा देने के लिए छोटे छोटे शिविर लगाए गए थे, जिनकी छत पर ढेर सारी हरी घास रखी हुई थी। लेकिन उन शिविरों के पीछे सिकंदर ने गांधार के अधिकार में आने वाले
एक पूरे नगर को ही अपना खेमा बना रखा था। स्वर्ण चांदी से चमचमाता वो नगर किसी सैन्य बल के खेमे से ज्यादा किसी राजा का भव्य राज्य लग रहा था। हजारों दास दासी उस नगर में रह रहे सैनिकों की सेवा में व्यस्त दिख रहे थे। समूचे नगर में इतनी चहल पहल थी मानो वहां कोई उत्सव चल रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो सिकंदर ने पूरा एक राज्य बसा लिया हो। नगर के चारों ओर हजारों सैनिक हाथों में शस्त्र लिए चौकन्ने होकर पहरा दे रहे थे। गुप्तचरों और दुश्मनों पे नजर रखने के लिए गगनचुंबी गुंबद बनाए गए थे, जिन पे खड़े होकर सैनिक चारों ओर दृष्टि जमाए हुए थे। एक ओर 5000 से अधिक घोड़ों का विशालकाय झुंड था, तो दूसरी ओर नए तकनीक से परे यंत्र रखे हुए थे, जो युद्ध भूमि में दुश्मनों को परास्त करने के लिए काफी थे। विशालकाय सेना का लगभग आधा हिस्सा एक खुले मैदान में युद्धाभ्यास कर रहा था, जिनमें लगभग 5000 से अधिक सैनिक थे। उनके शरीर की फुर्ती और बनावट ऐसी थी कि एक अकेला सैनिक भी 10-10 सैनिकों पे भारी पड़ जाए। इन सब के अलावा कुछ जंगली कुत्तों को कैद में रखा गया था। उस जगह को देखते ही नायक पहचान गया और बोला, आचार्य, अगर मैं सही हूं तो यह गांधार के अंतर्गत आने वाला एरात नगर है, जिसे संधि के बाद आंबी ने सिकंदर को सौंप दिया है। चाणक्य ने हामी भरी। तभी चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, इतनी विशाल सेना और इतने सारे घोड़े, इतना बड़ा सैन्य बल मैंने पहले कभी नहीं देखा। इनके बारे में तो जैसा सुना था ये उससे ज्यादा बलशाली मालूम होते हैं। नायक बोला, मालूम होते हैं? ये बलशाली हैं तभी तो गांधार नरेश भी इनके सामने टिक नहीं पाया। चंद्रगुप्त बोला, फिर तो आचार्य अवश्य ही सिकंदर के पास जादुई शक्तियां और उड़ने वाले घोड़े भी होंगे। मुझे लगता है हमें यहां से वापस चलना चाहिए। नायक बोला, मैं तो पहले ही कह रहा था कि क्यों मौत के मुंह में जाना, लेकिन तुम्हें ही तो जल्दी थी यहां आने की। अब मानो मेरी बात और चलो यहां से। जहां नायक और चंद्रगुप्त आपस में बातचीत कर रहे थे, वहीं चाणक्य ने गंभीर मौन धारण किया हुआ था। उन्हें इस तरह शांत देख चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, क्या आप अभी भी वहां जाने की सोच रहे हैं? चाणक्य बोले, हां। यह सुनते ही चंद्रगुप्त और नायक हैरान थे। किंतु आचार्य, चंद्रगुप्त ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन चाणक्य उसकी बात काटते हुए बोले, दूर के ढोल अक्सर सुहावने लगते हैं चंद्रगुप्त, लेकिन वास्तविकता हमेशा कुछ और ही होती है, और वास्तविकता हमेशा सामने से ज्ञात होती है। निसंदेह यहां से देखने में सिकंदर की सेना विशालकाय लग रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो दिखे वही सच हो। जिस प्रकार हमेशा चमकने वाली वस्तु स्वर्ण नहीं होती, इसलिए आवश्यक नहीं कि जो दिख रहा है वो सत्य ही हो। चंद्रगुप्त बोला, लेकिन आचार्य, इतनी विशालकाय सेना के बारे में हम पता कर भी लेंगे तो क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि इनके सामने तो भारतवर्ष के किसी भी राजा की सेना नहीं टिक पाएगी। चाणक्य गंभीर होकर बोले, अकेले शायद नहीं, पर यदि सब संगठित हो जाएं, तो सिकंदर को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल तो हमें वहां जाना होगा। और एक बात, माना कि सिकंदर किसी भी प्रकार से कम नहीं, लेकिन यहां आकर यहां से डर कर पीछे लौटना कायरता होगी। और जो मनुष्य भय से एक बार अपने कदम पीछे हटाता है, वो आजीवन सिर्फ हारता ही है। चंद्रगुप्त ने हां में सर हिला दिया। तभी नायक बोला, किंतु आचार्य, हम वहां प्रवेश कैसे करेंगे? सामान्य व्यक्ति को वहां प्रवेश की अनुमति होगी नहीं। नायक का यह कहना ही था कि तभी उन्हें नीचे दिख रहे रास्ते पर घोड़ों के आने की आवाज सुनाई दी। इधर ज्वाला और अश्विनी जब सुकन्या के कक्ष में आए तो देखा कि वो बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई है। उसे देख ज्वाला के चेहरे पर निराशा आ गई। अश्विनी चिंता व्यक्त करती हुई बोली, अब क्या होगा ज्वाला? सुकन्या अब तक सोई पड़ी है। इसका अर्थ है कि विष का नाम सुनकर ही इसके होश उड़ गए। ज्वाला बोली, मुझे हैरानी हो रही है कि आचार्य चाणक्य ने इस कन्या में ऐसा क्या देखा कि इसे विष कन्या बनाने का सोचा। ये तो इस परीक्षा में भी असफल हुई। तभी एक सेविका ने भागते हुए उस कक्ष में प्रवेश किया। वो बहुत घबराई हुई थी। ज्वाला बोली, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ कहना है?
उस सेविका ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन फिर भी उससे कुछ बोलते नहीं बना। ज्वाला ने कड़क आवाज में पूछा, क्या हुआ? अब बताओगी भी या यूं ही बुत बनकर खड़ी रहोगी? सेविका ने माफी मांगते हुए कहा, क्षमा कर दीजिए, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कहते कहते उस सेविका की आवाज कांपने लगी। ज्वाला भड़कते हुए बोली, हमें अधूरी बातें पसंद नहीं, साफ साफ कहो जो भी कहना है। सेविका हड़बड़ाते हुए बोली, सुकन्या की शैया पे जो कांटे बिछे हुए हैं उनमें विष है, मैंने गलती से विषैले कांटे बिछा दिए थे। यह सुनते ही अश्विनी और ज्वाला के होश उड़ गए। अश्विनी बोली, इसका अर्थ है कि सुकन्या डर के कारण नहीं, विष के कारण बेहोश है। ज्वाला, इसके पूरे शरीर में विष जा चुका है, इसका जीवित बचना नामुमकिन है। ज्वाला तुरंत बोली, ऐसे मत कहो, हमें इसे शीघ्र गुरु माता के पास ले जाना होगा, उनके पास अवश्य ही इसका कुछ उपचार होगा। उन्होंने तुरंत ही सुकन्या को गोद में उठाया और गुरु माता के कक्ष की तरफ भागी। इधर मगध में शक्टार को महाराज द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद से ही शंभुनाथ बहुत चिंतित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मंत्री शक्टार को कैसे बचाया जाए। उन्होंने सोचते हुए खुद से कहा, अमात्य ने एक ही बार में बहुत बड़ी चाल चलती है, मुझे किसी तरह मंत्री शक्टार को बचाना ही होगा, अन्यथा मेरे भी जीवित रहने का कोई औचित्य नहीं है। तभी श्वेतबाहु उस कक्ष में आया और बोला, मंत्री जी, मुरा का संदेश आया है। यह सुनते ही शंभुनाथ क्रोध करते हुए बोले, तुम मुरा से मिलने क्यों गए थे? अगर किसी को मुरा पर शक हो गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, खासकर विशाखा, वो अमात्य को सतर्क कर देगी। हम तो पहले ही मुसीबतों से घिरे पड़े हैं, अब और नहीं घिरना चाहते। श्वेतबाहु बोला, मंत्री जी, विशाखा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और ना ही हम पर कोई मुसीबत आएगी। उसी के संबंध में मुरा ने एक महत्वपूर्ण संदेश भिजवाया है। शंभुनाथ हैरान होकर बोले, क्या है संदेश? श्वेतबाहु ने सारी कहानी शंभुनाथ को बता दी कि कैसे विशाखा ने मुरा को अमात्य को पराजित करने के लिए हाथ मिलाने की बात की है। यह सुनकर शंभुनाथ हैरान थे। वो बोले, विशाखा बहुत चालाक है और उसके लिए धन से बड़ा कुछ भी नहीं। ऐसे व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। ये किसी के सगे नहीं होते। श्वेतबाहु बोला, मंत्री जी, लेकिन यदि मुरा को अमात्य की चालों से बचाना है तो विशाखा की मदद लेना ही एक उपाय है। शंभुनाथ को भी कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था अमात्य को पराजित करने का। उन्होंने कहा, जाओ जाकर मुरा को संदेश दो कि विशाखा की बात मान ले, शायद हमें यहां से कुछ रास्ता दिखे। लेकिन ध्यान रहे, विशाखा पर हम पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो कब किस तरफ ढल जाए कहना मुश्किल है। श्वेतबाहु बोला, अवश्य। उसने शंभुनाथ से विदा ली और वहां से चला गया। चाणक्य, चंद्रगुप्त और नायक एक चट्टान के पीछे छिपे थे। तीनों ने देखा कि एक आदमी घोड़ा गाड़ी पे सामान लादे सिकंदर के खेमे की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखते ही चाणक्य के दिमाग में एक योजना आई। उन्होंने चंद्रगुप्त की तरफ देखा। चंद्रगुप्त जैसे चाणक्य की योजना को पहले ही भांप चुका था। उसने एक बारीक पत्थर उठाया और निशाना साधते हुए घोड़े पे तीव्र वार किया। अचानक हुए इस हमले से घोड़ा अपना संतुलन खो बैठा और जोर से उछला। इस कारण उसने अपने मालिक के साथ साथ गाड़ी में लदे सारे सामान को भी गिरा दिया। घोड़े की रस्सी खुल गई और वो तेजी से दूसरी दिशा में भागा। इधर चाणक्य दौड़कर उस घोड़ा गाड़ी वाले के पास आए और उसे उठाते हुए बोले, अरे आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उस चालक ने अपनी कमर पकड़ सीधे होने की कोशिश करते हुए कहा, क्या होता है, कमर में हल्की चोट आई है। तभी उसका ध्यान अनाज पर गया जो रास्ते में बिखर गया था। वो चिल्ला पड़ा, मेरा अनाज? अरे अब मैं क्या दूंगा प्रमुख को, और मेरा घोड़ा? उसने अनाज के पास जाने की कोशिश की लेकिन गिर पड़ा। तभी चाणक्य ने उसे रास्ते से उठाकर किनारे पर बिठाया और बोले, आप चिंता मत करें, मेरा सेवक आपका अनाज उठा देगा और आपका घोड़ा भी ले आएगा। आप थोड़ी देर आराम करें, स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इशारा किया। चंद्रगुप्त बोला, मैं अभी घोड़े को यहां लेकर आता हूं। वो जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि घोड़ा गाड़ी का मालिक बोला, रुको बालक, मेरे दूसरे घोड़े को ले जाओ, शीघ्र पहुंच पाओगे। चंद्रगुप्त ने पीछे मुड़कर देखा
तो घोड़ा गाड़ी के मालिक का एक सेवक पीछे से 3 और घोड़ों के साथ वहां आकर रुका। वो सभी प्रशिक्षित घोड़े थे। उन सभी की पीठ पर अनाज की बोरियां लदी हुई थी। चंद्रगुप्त उनमें से एक घोड़े को लेकर उसी दिशा में तेजी से बढ़ा जिधर पहले वाला घोड़ा भागा था। वही नायक रास्ते पर पड़े अनाज को सावधानी से वापस बोरी में भरने लगा ताकि अनाज में धूल ना मिल सके। अब उस आदमी ने चाणक्य को देखा और आभार व्यक्त करते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इतनी सहायता की है कि मैं आपका ऋणी हो गया हूं। मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं? चाणक्य ने एक व्यापारी का ही वेश बनाया हुआ था। उन्होंने कहा, आप भी एक व्यापारी जान पड़ते हैं। मैं आपकी क्या सहायता लूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर क्या आप बता सकते हैं आप ये अनाज लेकर कहां जा रहे हैं? वो आदमी बोला, मैं एक छोटा व्यापारी हूं, अनाज का व्यापार करता हूं। ये अनाज मैं महाराज आंबी के आदेश पे सिकंदर के खेमे में देने जा रहा हूं। चाणक्य सकुचाते हुए बोले, मैं सहायता तो नहीं मांगना चाहता, बस मुझे इस खेमे में रात्रि बिताने के लिए कोई जगह मिल जाती तो। दरअसल मेरा घोड़े का व्यवसाय था जो अब नष्ट हो गया है। मैं व्यवसाय जमाने के लिए नई जगह की तलाश कर रहा हूं। मैं गांधारी ही जा रहा था, लेकिन लगता है आज संध्या हो जाएगी, तो बस आज की रात्रि रुकने को जगह मिल जाती तो। व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात, आप मेरे साथ चलिए। आपके रुकने से लेकर आपके भोजन तक का प्रबंध मैं यहां एक सराय में कर दूंगा। चाणक्य और व्यापारी की बातचीत जारी रही और इसी बीच नायक और उसके सेवक ने बिखरे अनाज को बोरी में भर दिया। तब तक चंद्रगुप्त भी उनके घोड़े को लेकर आ गया और बोला, घोड़े को लगता है किसी ने पत्थर मारा, इसलिए वो बेकाबू हो गया था। मैंने इसके घाव पर औषधि वाले पत्तों का रस लगा दिया है। अब ये पूरी तरह ठीक है। व्यापारी ने उसका धन्यवाद किया। अब वो पहले से बेहतर महसूस करने लगा था। चंद्रगुप्त ने घोड़े को फिर से घोड़ा गाड़ी में बांधा और नायक और उस व्यापारी के सेवक के साथ मिलकर सारी अनाज की बोरियों को गाड़ी में लाद दिया। कुछ ही देर में वो सभी वहां से प्रस्थान कर गए। संध्या होते होते चाणक्य, चंद्रगुप्त और नायक उस व्यापारी के साथ एरात नगर के मुख्य द्वार पर खड़े थे। वो सभी थोड़े आगे बढ़े ही थे कि तभी कुछ सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वो सभी उनके भालों के निशाने पे थे। नायक और चंद्रगुप्त जहां ये देख अंदर ही अंदर डर गए थे, वहीं चाणक्य के चेहरे पर जरा भी भय के भाव नहीं थे। वो सभी सैनिक उनको संदेह भरी दृष्टि से देख रहे थे। क्या आचार्य चाणक्य है चंद्रगुप्त और नायक के साथ सिकंदर के खेमे में प्रवेश करने में सफल होंगे? आखिर शंभुनाथ कैसे करेंगे शक्तार के प्राणों की रक्षा? क्या सुकन्या विष के प्रभाव से बच पाएगी? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।